नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार गौरव और हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म #कंपटीशन एज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को डिस्कस करने जा रहे हैं। संविधान सभा के अंतर्गत आज हम ये देखेंगे कि जो वर्तमान में हम संविधान देखते हैं, हमारे इस संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो आइए आज हम अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पहला टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने अपने देश के संविधान के संवैधानिक विकास को डिस्कस किया था। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं संविधान सभा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दुनिया में सबसे पहले ऐसा सिद्धांत कि संविधान सभा होनी चाहिए, ऐसा सिद्धांत जो दिया था वो दिया था हेनरी मैन ने। हेनरी मैन जो हैं वो ब्रिटेन के एक विद्वान थे, जिनका ये मानना था कि दुनिया के प्रत्येक देश के नागरिक का ये अधिकार है कि वे अपने लिए कानून स्वयं बनाएं। दोबारा से सुनिएगा, हेनरी मैन का मानना ये था कि दुनिया के प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक का ये अधिकार है कि वह अपने लिए कानून स्वयं बनाए। अर्थात इसमें ये कहने की बात कही जा रही थी कि दुनिया के प्रत्येक देश को अधिकार है कि वो अपने लिए एक संविधान सभा का गठन करे। तो मैं यहाँ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दुनिया में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या संविधान सभा का सिद्धांत जो है वो इंग्लैंड के विद्वान हेनरी मैन के द्वारा दिया गया था। एक चीज़। दूसरी चीज़, दुनिया में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो बनी वो अमेरिका की थी, और उसके बाद दूसरी संविधान सभा जो बनाई वो फ्रांस ने बनाई। पहली संविधान सभा अमेरिका की थी और दूसरी फ्रांस की थी। जल्दी से हम अपने देश की संविधान सभा पे आ जाते हैं। तो बेटा, हमारे देश की संविधान सभा का क्या इतिहास है? ऐसा नहीं है कि कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन ने भारत में संविधान सभा का निर्माण कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संविधान सभा का एक लंबा इतिहास रहा है और इस इतिहास पे हम 2 मिनट डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहले 1845, दूसरा 1922, तीसरा 1934, चौथा 1937। इन 3 साल में, बस इतने में एक और लिख देता हूँ, 1940। इसके साथ ही आप संविधान सभा समझ लेंगे। 1895 में 1895 की बात है, जब कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था कि हमें स्वराज्य चाहिए। और स्वराज्य कब आएगा? जब हम अपने कानून स्वयं बनाएंगे। हम अपने कानून जब स्वयं बनाएंगे तब स्वराज्य आएगा। यानी कानून बनाने के लिए हमें संस्था चाहिएगी, स्वराज्य के लिए कानून बनाना पड़ेगा, कानून बनाने के लिए संस्था चाहिए होगी, और इसी संस्था को बेटा संविधान सभा कहा गया है। हालांकि मेरी पहले पूरी बात ध्यान से सुनना। अच्छा चलिए, खैर इन्होंने ऐसा किया। आगे क्या होता है? इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने तो ऐसा सिद्धांत दे दिया जिसमें संविधान सभा का दर्शन था। लेकिन 1922 में गांधी जी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। जब भारत शासन अधिनियम 1919 आया और हमें जो चाहिए था, हमें क्या चाहिए था? स्वराज्य चाहिए था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने हमारे केंद्रीय विधानमंडल को 2 सदनों में बांट दिया। एक उच्च सदन कर दिया, एक निम्न सदन कर दिया। आप सब बालक जानते हैं, उच्च सदन को राज्य परिषद और निम्न सदन को बेटा जो है केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था। 1922 में गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भैया, जो भारत का संविधान है, या जो भारत का संविधान होगा, वह भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ये लाइन आपको याद रखनी चाहिए। 1922 में गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था, भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये कि संविधान और किसकी इच्छा अनुसार होगा? भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। मतलब भारत का जो संविधान बनेगा वो जो लंदन में जो बैठी हुई है ना इंडियन काउंसिल, जो ब्रिटेन में बैठी हुई है ना पार्लियामेंट, वो नहीं बनाएगी। भारत के लोग अपने लिए कानून स्वयं बनाएंगे। ऐसा गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था। और इससे भी इस बात का पता चलता था कि गांधी संविधान सभा की मांग कर रहे थे। लेकिन पहली आधिकारिक मांग, बेटा कभी ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में 50 बार आ सकता है, मेरे अपने पेपर में कई बार आया है। ऐसा आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई थी? तो 1934 में, जिनका नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय। बेटा मानवेंद्र नाथ रॉय या M.N. रॉय पहले भारतीय थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या संविधान सभा की मांग की। ये बेटा मानवेंद्र नाथ रॉय जो हैं वो एक वामपंथी दल के नेता थे जो कि रूस में रहते थे और 1930 में ये रूस से भारत आए थे और इन्होंने 1934 में भारत में संविधान सभा होनी चाहिए ऐसी मांग रखी थी। फिर 1937 या 1938 का लेते हैं, 1937 ज़्यादा बेहतर रहेगा। 1937 में कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन हुआ। बेटा 1937 में कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन होता है। ये पहला अधिवेशन था, ये पहला वर्ष था, ये पहली बार थी जब कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा की मांग की। दोबारा से सुनिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1937 में कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में पहली बार ये कहा गया कि हमें संविधान सभा चाहिए, भारत में संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा चाहिए। इस पर जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान एक संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा। स्वतंत्र भारत का संविधान एक संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा और इस संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। आप देखिएगा 1937, 1937 और 1938 पहला वर्ष था जब बेटा कांग्रेस ने काय की मांग की? संविधान सभा की मांग की। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्टेटमेंट दिया कि भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान एक संविधान सभा बनाएगी और इस संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ये 1938 की बात है। फिर लिखा है 1940, 1940 और आप सब बालक जानते हैं कि 8 अगस्त 1940 को 1940 को वाइसराय कौन थे? लॉर्ड लिन लिथगो हमारे देश के वाइसराय थे। और इन लॉर्ड लिन लिथगो ने एक अनाउंसमेंट की जिसे हम लोग अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। इसमें इन्होंने कहा था कि यदि भारत के लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यानी द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देते हैं तो इस युद्ध के बाद भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा
और ये बेटा फर्स्ट टाइम था, ये बेटा पहली बार था जब अंग्रेजों ने इस बात की घोषणा की, जब ब्रिटेन सरकार की तरफ से इस मांग को स्वीकार किया गया कि हाँ भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो हमने हमारे देश की संविधान सभा के इतिहास के बारे में जाना, जिसमें हमने ये देखा कि सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य की मांग की और इन्होंने ये कहा कि हम अपने कानून स्वयं बनाएंगे। और अपने कानून कौन स्वयं बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक संविधान सभा चाहिए। 1922 में गांधी जी ने ये कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। लेकिन बेटा मैं यहाँ आपको इतना जरूर बताना चाहूँगा कि इन दोनों ने संविधान सभा की मांग नहीं की थी, ये अपनी बातें अपने विचार रख रहे थे। लेकिन 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय या एम.एन. रॉय नामक एक वामपंथी नेता थे जो 1930 में रसिया से लौट कर आए थे और उन्होंने मांग की थी, उन्होंने ऐसी मांग की थी कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। स्पष्ट मांग उन्होंने की थी। 1937 में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की। बेटा पहली बार ऐसा हुआ था जब फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने कहा कि हमें संविधान सभा चाहिए और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि फैजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे, उन्होंने घोषणा की थी कि भारत के लिए एक संविधान होगा और संविधान का निर्माण संविधान सभा करेगी और संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। और 1940 में 8 अगस्त 1940 को वाइसराय लॉर्ड लिलिथगो ने घोषणा की थी कि यदि भारत के लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ देते हैं तो इस युद्ध के बाद भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और ये पहली बार था जब अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि भारत के लोगों के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी। बेटा अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि अंग्रेजों के द्वारा पहली बार कब घोषणा की गई थी कि भारत के लोगों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, तो वो अगस्त ऑफर था, वो अगस्त प्रस्ताव था। 8 अगस्त 1940 को वाइसराय लॉर्ड लिलिथगो ने घोषणा की थी कि भारत के लोगों के लिए विश्व युद्ध के बाद एक संविधान सभा बनाई जाएगी, ऐसा वाला। तो ये था हमारे देश की संविधान सभा का इतिहास, ये था हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की हिस्ट्री। अब संविधान सभा पर आ जाते हैं और संविधान सभा पर क्या आते हैं, आप सब बच्चों को पता है और हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं कि मई 1945 में ब्रिटेन में क्या हुआ, संसदीय चुनाव। इस संसदीय चुनाव को हम लोग पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी कहते हैं। संसदीय चुनाव हुआ और संसदीय चुनाव होने के बाद जुलाई 1945 में, जुलाई 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी और लेबर पार्टी की सरकार बनी और एटली जो हैं वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। और हम सब लोग ऐसा डिस्कस भी कर चुके हैं कि एटली और लेबर पार्टी हमेशा भारतीयों की आज़ादी की समर्थक रही है और जो आज़ादी का समर्थक था यानी एटली, वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया। यानी अब हमारी आज़ादी का रास्ता खुल रहा था। और उसमें भी सबसे बड़ी घटना एक और हो जाती है 2 सितंबर 1945 को, 2 सितंबर 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो समाप्त हो गया। अब देखिएगा, आप कहते हैं जब रास्ते बनना शुरू होते हैं तो बन जाते हैं। कैसे बन रहे हैं? एक तो हमारे पक्ष में इतना बड़ा काम हुआ कि इटली की सरकार बन गई और दूसरा हमारे पक्ष में कितना बड़ा काम हुआ, दूसरा काम ये हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया। अब ब्रिटेन की सरकार के पास एक ही मुद्दा बचा और वो मुद्दा था भारत की आज़ादी का।
भारत की आज़ादी कैसे हो? तो इस पर इटली से पूछा गया कि इटली, आप तो भारत की आज़ादी की बात करते थे, आज तो आप सरकार में हैं, आज तो आप प्रधानमंत्री हैं, आप भारत को आज़ाद कर दीजिए। तो इटली ने बड़ा प्यारा आंसर दिया। इटली ने ये कहा कि मैं चाहूँ तो आज भारत से वाइसराय और अंग्रेजी सेना, अंग्रेजी प्रशासन सबको ब्रिटेन बुला सकता हूँ, लेकिन ये ठीक नहीं होगा। मैं क्या करूँगा? मैं पहले भारत में एक संविधान बनवाऊँगा, मैं भारत में पहले एक सरकार बनवाऊँगा। संविधान और सरकार बना के, सरकार को भारत की जिम्मेदारी दे के, भारत के लोगों को संविधान सौंप करके हम लोग वहाँ से आ जाएंगे। दोबारा से सुनिएगा, इटली का ऐसा मानना था कि हम भारत को अचानक से आज़ाद नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? पहले भारत में एक संविधान का निर्माण करेंगे और एक सरकार का गठन करेंगे, और उस सरकार को भारत की जिम्मेदारी सौंप करके हम भारत से वापस आ जाएंगे। ऐसा इटली का मानना था, और इटली ने यही सपना पूरा करने के लिए 24 जनवरी 1946 को, आप सब बच्चों को पता है, एक मिशन, कैबिनेट मिशन की स्थापना की। इस कैबिनेट मिशन में बेटा 3 सदस्य थे। पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो थे पैंथिक लॉरेंस। दूसरे जो थे वो थे एबी अलेक्जेंडर, और तीसरे जो थे वो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये तीनों लोग जो हैं वो कैबिनेट मिशन के हिस्से थे। ये तीनों कैबिनेट मंत्री थे। एक्चुअली ये ब्रिटेन में कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखते थे, इसीलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। 24 जनवरी 1946 को इस कैबिनेट मिशन की स्थापना इंग्लैंड में की गई, और 24 मार्च 1946 को, मतलब 2 महीने बाद, ये कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आया। देखिए, संविधान सभा का रास्ता बन रहा है। पहला रास्ता क्या बना? मई 1945 में ब्रिटेन में संसदीय चुनाव हुआ, और जुलाई 1945 में लेबर पार्टी की सरकार बनी और इटली प्रधानमंत्री बन गए। पहला रास्ता तो ये बना। दूसरा रास्ता, 2 सितंबर 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से इटली का पूरा ध्यान भारत की आज़ादी पर आ गया, और उसने भारत को आज़ाद तो करना है, लेकिन ऐसे नहीं कि तुरंत वापस आ जाए। देखो बेटा, अगर तुरंत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यदि वाइसराय और ब्रिटेन के प्रशासन को तुरंत ब्रिटेन बुला लेते तो ये भारत की जनता के साथ अन्याय होता। इटली का मानना था कि हम कायदे से क्या करेंगे? हम कायदे से भारत के लोगों का एक संविधान तैयार कराएंगे, संविधान उनको प्रदान करेंगे, एक सरकार बनाएंगे, सरकार को भारत का प्रशासन सौंपेंगे, और उसके बाद हम आ जाएंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी स्थिति है, ऐसा इटली का सोचना था। और इसी सपने को पूरा करने के लिए 24 जनवरी 1946 को कैबिनेट मिशन की स्थापना की गई। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये तीनों कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त लोग थे, इसीलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। 24 मार्च 1946 को ये कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आता है। इतनी लाइन अब आप याद रखें कि बेटा 24 मार्च 1946 को ये कैबिनेट मिशन जो है वो भारत पहुंचा। अब जरा आगे बढ़ते हैं। 24 मार्च 1946 को ये कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आया या भारत पहुंचा। और भारत पहुंचा, उसमें क्या होता है साहब? उसमें ये होता है कि जब ये कैबिनेट मिशन भारत आया था तो बेटा इसके 2 उद्देश्य थे। पहला तो संविधान के निर्माण के लिए
संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन करना। संविधान का निर्माण, अब तक हमारे देश के लिए जो कानून बनता था, अब तक हमारे देश के लिए जो रूल एंड रेगुलेशन बनते थे, वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट बनाती थी। कौन बनाती थी? ब्रिटेन की पार्लियामेंट। इटली ने ये कहा कि अब ब्रिटेन की पार्लियामेंट भारतीयों के लिए कानून नहीं बनाएगी। अब कौन बनाएगा? अब भारतीय स्वयं बनाएंगे। भारतीय स्वयं बनाएंगे और उनका अपना एक संविधान होगा और संविधान का निर्माण भारत के लोगों के द्वारा चुनी गई संविधान सभा करेगी। पहला, कैबिनेट मिशन का पहला उद्देश्य, प्राइमरी काम। दूसरा उद्देश्य क्या था? इस संविधान सभा का चुनाव होगा। मैंने बोला कि संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा, जिसका चुनाव भारत की जनता के द्वारा किया जाएगा। वेरी गुड। अब होता क्या है बेटा, मस्त वाला क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा में जिसको बहुमत मिलेगा उसकी अंतरिम सरकार, एंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार मतलब अंग्रेज जा रहे हैं और जिसको सत्ता सौंप करके जाएंगे वही सरकार अंतरिम सरकार है। एक अंतरिम सरकार का गठन करना। बेटा, भगवान के आशीर्वाद से आप कभी इंटरव्यू देने जाते हैं और आप मेहनत करेंगे तो वो दिन भी जरूर आएगा और आपसे इंटरव्यूअर ये पूछता है कि कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था, तो आप ऐसे ही बोलेंगे कि सर कैबिनेट मिशन के दो प्रमुख उद्देश्य थे। एक तो संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन करना और दूसरा अंतरिम सरकार का गठन करना। ये दो उद्देश्य कैबिनेट मिशन के थे। तो इसमें अब हम आज का अपना ये टॉपिक संविधान सभा डिस्कस करने जा रहे हैं, संविधान सभा पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, सब बच्चों को इतनी बात तो पता चल गई होगी 100% कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। और जब ये भारत आया तो इसका ऐसा मानना था, ऐसा इसका काम था कि मैं संविधान सभा का निर्माण करूंगा और उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन होगा। ये कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था। अब होता क्या है बेटा, जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत बेटा क्या काम होता है? जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का चुनाव हुआ। संविधान सभा का इलेक्शन या चुनाव हुआ। और जैसे आज हमारे देश में चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव है, उसमें सीटों की संख्या अलग है, 543 सीटों पर चुनाव होता है। राज्यसभा में 233 सीटों पर चुनाव होता है। विधानसभा में 403 सीटों पर यूपी में चुनाव होता है। तो वैसे ही हर एक का फिक्स है। सेम ऐसे ही संविधान सभा का चुनाव हुआ और संविधान सभा का चुनाव जो हुआ उसमें सदस्यों की संख्या रखी गई 389, यानी संविधान सभा में सदस्य संख्या जो थी वो थी बेटा 389। आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, अरे मास्टर साहब 389 क्यों रखें? आप प्लीज़ इसे 390 कर लीजिए, 390 कर लीजिए। एक बढ़ाने में क्या जाता है? ऐसा क्या था जो 389 ही है? तो बेटा उसका मस्त वाला कारण ये था कि उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी और इस संविधान सभा में 10 लाख की जनता पर एक रिप्रेजेंटेटिव यानी एक प्रतिनिधि था
और ये बेटा बहुत 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 गजब क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, संविधान सभा में एक प्रतिनिधि कितनी जनता का रिप्रेजेंटेटिव था, एक व्यक्ति एक सदस्य कितनी जनता का रिप्रेजेंटेटिव था, तो वो थी 10 लाख। पहली बात ये कि संविधान सभा का चुनाव कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जुलाई 1946 में हुआ। सदस्यों की संख्या 389 थी और 389 इसलिए थी क्योंकि भारत की जनसंख्या उस समय 40 करोड़ थी और 10 लाख की जनसंख्या पर एक रिप्रेजेंटेटिव था। चलिए खैर कोई बात नहीं। अब जरा हम लोग एक चीज़ को देखते हैं कि ये जो सदस्यों की संख्या 389 थी, इसको 2 भागों में बांटा गया था। बेटा 2 भाग कौन कौन से? एक तो ऐसा भारत जिस पर अंग्रेजों का अधिकार था और इसे हम लोग बोलते ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश इंडिया। और इस ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत भारत के 11 राज्य आते थे, 11 स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत के 11 राज्य आते थे, ब्रिटिश भारत। और इनमें दूसरा था जहां अंग्रेजों का शासन नहीं था, जहां राजा और महाराजाओं का शासन था, वो था आपका देसी रियासत। जरा सुनिएगा, समझिएगा दोबारा से। ये जो 389 सदस्य संख्या थी, इसे 2 भागों में बांटा गया था। एक तो ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत, यानी भारत के वे राज्य जहां अंग्रेजों का कब्जा था, जैसे मध्य प्रांत हो गया, उत्तर प्रांत हो गया, मद्रास हो गया, बंगाल हो गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हो गया, असम हो गया, ये वाले पंजाब हो गया, ये वाला क्षेत्र ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश भारत कहलाता था। और दूसरा देसी रियासत कहलाता था। बेटा ब्रिटिश भारत से जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 296, 296। ब्रिटिश भारत से जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 296 और देसी रियासतों से जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 93। अच्छा, इन 296 में भी जैसे हमारा भारत है और हमारे भारत में एक तो है राज्य स्टेट और दूसरी है केंद्र शासित प्रदेश, एक हैं राज्य और दूसरे हैं केंद्र शासित प्रदेश। सेम ऐसे ही यहाँ एक तो थे आपके ब्रिटिश राज्य और दूसरे थे, एक तरफ हो गए राज्य और दूसरे थे आपके यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश को चीफ कमिश्नर एरिया या चीफ कमिश्नर क्षेत्र कहा जाता था। और 292 सीट जो हैं, 292 सीट जो हैं वो कहाँ से थी बेटा? 11 राज्यों से। और 4 सीट जो थी वो थी चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से। और चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन कौन से थे? तो एक था आपका दिल्ली और दूसरा था आपका कुर्ग, कुर्ग बेटा कर्नाटक में है। तीसरा था अजमेर और अजमेर राजस्थान में है। और चौथा था बलूचिस्तान और बलूचिस्तान जो है बेटा वो पाकिस्तान में है। दोबारा से सुनिएगा, 389 सदस्य संविधान सभा में रखे गए थे। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मास्टर साहब 390 कर लेते। बेटा 390 इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी और 10 लाख की जनसंख्या पर एक रिप्रेजेंटेटिव था, एक प्रतिनिधि था। इन 389 मेंबर्स को 2 भागों में बांटा गया था। एक था ब्रिटिश इंडिया, दूसरा था देसी रियासत। ब्रिटिश इंडिया वो भाग था जिस पर अंग्रेजों का कब्जा था और देसी रियासत वो क्षेत्र था जहां भारतीय राजा रजवाड़ों का शासन चलता था। बेटा 296 सदस्यों को 2 भागों में बांटा गया था। 292 सदस्य राज्यों से थे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्र से थे। 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान से थे। और इन सदस्यों का क्या हुआ था बेटा? इन सदस्यों का चुनाव हुआ था, इलेक्शन हुआ था। क्या हुआ था बेटा? चुनाव हुआ था। और चुनाव कैसे हुआ था? इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से। और अप्रत्यक्ष रूप से क्या इन सदस्यों को जनता ने चुना था? तो नहीं बेटा,
इन सदस्यों का चुनाव जो है राज्य विधान सभा के सदस्यों के द्वारा, राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा हुआ था। ये इतना शानदार क्वेश्चन है बेटा। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने जब एग्ज़ाम दिए थे तो मेरे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता था कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनीत हुए थे, चयनित हुए थे। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जनता ने नहीं किया था। ये जो राज्यों की विधानसभा के सदस्य थे उनके द्वारा किया गया था। ये जो राज्यों की विधानसभा के सदस्य थे उनके द्वारा किया गया था और राज्य विधानसभा के सदस्यों को जनता के द्वारा चुना गया था। जनता ने राज्य विधानसभा के सदस्यों को चुना और राज्य विधानसभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था और संविधान सभा के सदस्यों में भी 296 सदस्यों को इन्होंने चुना था। अब आ जाते इधर देसी रियासत पे, 93 सदस्य देसी रियासतों से थे। तो बेटा इन सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ था। देसी रियासत के जो सदस्य थे उनका चुनाव नहीं हुआ था। उन्हें क्या किया गया था? उन्हें मनोनीत किया गया था। नॉमिनेट, मनोनीत क्या होता है, नॉमिनेट क्या होता है? राजा महाराजाओं ने क्या किया था, संविधान सभा में अपने बेटों को भेज दिया या अपने मंत्री को भेज दिया, अपने किसी अधिकारी को भेज दिया, या बहुत से राजा महाराजा जो हैं स्वयं इस संविधान सभा के सदस्य बने थे। बहुत से राजा महाराजा जो हैं वो इस संविधान सभा के स्वयं सदस्य बने थे। तो मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि संविधान सभा में 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था और 93 सदस्यों को मनोनीत किया गया था। ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था, मनोनीत हुए थे, सभी चुनाव और मनोनीत दोनों कार्यों से आए थे या निम्न में से कोई नहीं। तो संविधान सभा के सदस्य जो हैं चुनाव और मनोनीत के द्वारा जो है वो आए थे। अब साहब क्या होता है, अब संविधान सभा का चुनाव मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। सदस्यों की संख्या 389 थी। 389 को दो भागों में बांटा गया था, 296 और 93। 296 में 292 सदस्य भारत के राज्यों से, ब्रिटिश इंडिया से, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से और 93 देसी रियासतों से। जो ब्रिटिश भारत से थे उनका चुनाव हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था और राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा हुआ था। जबकि जो देसी रियासत से जो आए थे उनका क्या हुआ था, मनोनयन हुआ था। वो मनोनीत हुए थे और वो मनोनीत हुए थे, नॉमिनेटेड हुए थे और नॉमिनेटेड होने के बाद वो संविधान सभा में पहुंचे थे। अब साहब रिजल्ट आता है, परिणाम। चुनाव होता है और चुनाव के बाद बेटा ध्यान रखना, नेताओं को रिजल्ट की बड़ी चिंता रहती है। उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि एसएससी का रिजल्ट कब आएगा। रेलवे की वैकेंसी इतने साल पहले 2018 में आई थी दिसंबर में, क्योंकि मई 2019 में लोकसभा का चुनाव था। मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि दिसंबर 2018 में या नवंबर 2018 में रेलवे की वैकेंसी इसलिए आई थी क्योंकि मई 2019 में जो है वो क्या था, चुनाव था, इलेक्शन था, इसलिए शायद वैकेंसी आई थी। तो कभी कभी मुझे भी लगता है शायद इसलिए आई हो। अभी तक उसका पेपर भी नहीं हुआ, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, हम अपनी बात कर रहे थे कि नेताओं को रिज़ल्ट का बड़ा इंतज़ार रहता है और इस रिज़ल्ट में बेटा 208 सीटें कांग्रेस को मिली, 73 यानी 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली। एक एक सीट जो है वो अन्य सभी दलों को, जितने छोटे छोटे दल चल रहे थे, कोई स्वतंत्र दल चल रहा था, किसान पार्टी चल रही थी, कृषक प्रजातंत्र पार्टी चल रही थी, इन सबको एक एक सीट मिली।
और जो निष्पक्ष थे, मतलब जो निर्दलीय थे, जिनका कोई दल नहीं था, निर्दलीय विधायकों की जो निर्दलीय सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 8। निर्दलीय सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी थी? 8। और इनकी संख्या कितनी थी? 7। 8 और 7 15 प्लस 73 प्लस 208, ये आंकड़ा 100% पहुंच जाएगा 296। जोड़ करके देख लीजिए, अगर कोई आपत्ति हो तो मुझे बताइए। 208 सीटें कांग्रेस को मिली, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली और एक सीट अन्य दल को मिली और 8 सीट जो है वो निर्दलियों को मिली। अब होता क्या है, जब भैया 73 सीटें अगस्त 1946 में ये रिज़ल्ट आया, अगस्त 1946 में ये रिज़ल्ट आया, और जब इतना खतरनाक रिज़ल्ट आया कि मुस्लिम लीग को सिर्फ 73 सीट मिली, तो मुस्लिम लीग ने क्या किया? इस चुनाव का बहिष्कार किया और इस चुनाव का बहिष्कार करके 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। और इस प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काए गए और इन हिंदू मुस्लिम दंगों का एक ही उद्देश्य था, अंग्रेज सरकार को ये दिखाना कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग धर्म हैं, ये कभी साथ साथ नहीं रह सकते हैं। तो हमने ऐसा पढ़ा कि मुस्लिम लीग को इसमें बहुत कम सीटें मिली थीं, इसलिए मुस्लिम लीग ने इस चुनाव का जो है वो बहिष्कार किया था। अब मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप नोट करें, मैं भी बोर्ड पे लिखूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो बेटा, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 15। पहली चीज़ नोट कर ले, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या जो है वो 15 थी। दूसरी बात जो आती है कि संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट के जो सदस्य थे उनकी संख्या थी 26। ये थी फीमेल की संख्या और ये थी एससी कैटेगरी के। एसटी कैटेगरी के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33। और एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश से फ्रॉम यूपी से संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 54 और 55। आप सोच रहे होंगे मास्टर साहब आपने दो आंकड़े लिख दिए, एक तो 54 और एक 55, बताइए कितनी थी? तो बेटा मैं आपको बताऊं, ये सरकार की जो ऑथेंटिक साइड है उस पे पड़ा हुआ है 54। राज्यसभा की साइड पे आप देखेंगे तो उस पे पड़ा हुआ, राज्यसभा टीवी ने संविधान के निर्माण के लिए 10 एपिसोड की एक सीरीज़ बनाई है। अगर आप इस सीरीज़ को देख लेते हैं तो उसके बाद आपको ज़िंदगी में संविधान सभा और भारत की आज़ादी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको एकदम सब याद हो जाएगा। तो उसमें बताया गया 54 सदस्य थे, जबकि एक बड़ी फेमस किताब है जो हर बच्चा पढ़ता है मुझे छोड़ के, और वो कौन सी है, नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है, लक्ष्मीकांत। उसको देखो, जिस बच्चे को देखो वो एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहा है, लेकिन मैंने नहीं पढ़ी है, मैंने सुभाष कश्यप पढ़ी है, पहले दिन भी आपको बताया था। तो उसमें सदस्यों की संख्या लिखी हुई है 55। आप परेशान न हो, इसलिए मैंने दोनों आंकड़े लिख दिए हैं, आपको जो बेहतर लगे आप देख सकते हैं। अगर पेपर में दोनों आ गए तो क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में मैं 54 लगा के आता हूँ। मैं आपको भी यही सलाह दूंगा, बाद बाकी आपकी किस्मत। अच्छा, एक और आंकड़ा आपको याद करना है, एक और फैक्ट आपको याद करना है, और वो है बेगम अय्याज रसूल। ये बेगम अय्याज रसूल जो हैं, ये संविधान सभा में
एकमात्र महिला सदस्य थी। बेगम अय्याज रसूल संविधान सभा में एकमात्र महिला सदस्य, मुस्लिम महिला सदस्य थी। बेगम अय्याज रसूल संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। और बेटा इनका चुनाव भी कहाँ से हुआ था? यूपी से, यानी उत्तर प्रदेश से इनका चुनाव जो है वो हुआ था। चलिए खैर कोई बात नहीं है। अब उसके बाद 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, जिसके अंतर्गत हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काए गए। और इन दंगों का उद्देश्य अंग्रेज सरकार को ये दिखाना था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग धर्म हैं, ये कभी साथ साथ नहीं रह सकते। उसके बाद क्या होता है बेटा? उसके बाद 24 अगस्त 1946 को, हम लोग ये पढ़ भी चुके हैं, मैं फिर भी एक बार याद दिलवा दूं, 24 अगस्त 1946 को कांग्रेस ने क्या किया? अपने मंत्रिमंडल का गठन किया और उसके इस मंत्रिमंडल में 11 सदस्य थे। उसके बाद कुछ समय पश्चात 15 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो जाती है। अब धीरे धीरे वो दिन आ गया जब संविधान सभा का गठन होने के बाद इसकी पहली बैठक होती है। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई, कब हुई, मुस्लिम लीग का क्या रोल था, कैसे हुई, क्या था क्या नहीं था, इन सब बातों पर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमने सिर्फ इस बात पर डिस्कशन किया कि संविधान सभा का इतिहास क्या है। दूसरा, हमने अपने देश की संविधान सभा के बारे में जाना, अपने देश की संविधान सभा के चुनाव के बारे में जाना, और इसके साथ साथ हमने हमारे देश की संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों को भी जानने की कोशिश की। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग हमारे देश की संविधान सभा की पहली कार्रवाई से लेकर के और 26 जनवरी 1950 तक जो भी हुआ है पूरा अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही मैं आज की अपनी क्लास समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आज आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। अपने घर रहें और ज़रूर पढ़ते रहें, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से दूर रहें। बेटा अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो 100% पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। आप ज़रा से नेगेटिव होंगे 100% नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। इसके साथ ही थैंक यू सो मच।